जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है यूपी स्पेशल के लिए। ये आपके आने वाले यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। इसमें भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को देखना है, तो क्लास को अभी लाइक कर दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और क्लास को पूरा देखें। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेकर के चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? क्या बलरामपुर है, श्रावस्ती है, पीलीभीत है या बस्ती है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है यूपी की, तो वो लगती है नेपाल से। ठीक है, किससे लगती है? नेपाल से लगती है। बात करें नेपाल से लगने वाले उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, अगर आप उन ज़िलों को याद रखोगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। नेपाल से लगने वाले जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के वो हैं 7। कौन कौन से हैं? सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है। ये सभी 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के नेपाल से लगते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस्ती जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो नेपाल से नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं पर डे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि उत्तर प्रदेश से लगने वाला एकमात्र देश कौन सा है? नेपाल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने कि निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य या फिर उधवा पक्षी अभ्यारण्य। इनमें से कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। बात करें उधवा की तो ये उधवा भी उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, ये पड़ता है झारखंड में। तो यही दोनों नहीं पड़ते हैं, बाकी ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में एटा जिले में पड़ता है। बात करें जयप्रकाश की तो ये जयप्रकाश आपका पड़ता है बलिया जिले में। ठीक है, किस जिले में पड़ता है? बलिया जिले में ये पड़ता है। बात करें तीसरा और चौथा, इसका राइट आंसर होंगे। अब देख लीजिए ऊंट में कौन सा सही होगा, क्या पहला तीसरा होगा, पहला चौथा होगा, पहला दूसरा होगा या तीसरा चौथा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा और चौथा। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन को लेकर के। सारे डाउट क्लियर होते जा रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है कि देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपको बताना है देवदरी और राजदरी जलप्रपात हैं ये कहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश में? क्या मिर्जापुर में है, सोनभद्र में, चंदौली में है या फिर कासगंज में? तो ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं चंदौली जिले में। इसकी स्थापना एशियाई शेरों को बचाने के लिए की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? UPCAR क्या लखनऊ में है? IARI क्या नई दिल्ली में है? RBRI कानपुर में है? NDRI करनाल में है? कौन सा इसमें गलत? तो बात करें UPCAR की तो ये लखनऊ में है, बिल्कुल ठीक है। UPCAR की तो ये उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसको उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। ये लखनऊ में, ये बिल्कुल ठीक है। बात करें RARI की, ये नई दिल्ली में है, बिल्कुल ठीक है। इसकी फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि न्यू दिल्ली में, बिल्कुल ठीक है। बात करें तीसरे की RBRI तो ये कानपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? बरेली में, और बरेली में भी इज्जत नगर में। ठीक है, बरेली के इज्जत नगर शहर में स्थित है। RBRI की बात करें तो इसको बोलते हैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बात करें NDRI की तो ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये करनाल में पड़ता है। और करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। अभी को पता चल गया होगा आंसर क्या होगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नलकूप। नलकूपों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है। अगर हम बात करें सिंचाई की केवल नलकूपों के द्वारा, तो ये 74.9% तक जो सिंचाई है वो नलकूपों के द्वारा की जाती है। बात करें नहरों के द्वारा कितनी की जाती है, तो भी याद रखिएगा 15.2%। बात करें कुओं से, तो कुओं से की जाती है 8.8% सिंचाई। बात करें हम तालाबों की, तो इससे लगभग 0.5% की सिंचाई की जाती है तालाबों के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई अगर पूछा जाएगा तो नलकूपों के द्वारा, और दूसरे नंबर पे तो नहर में, और तीसरे नंबर पे कुएं से। कितने प्रतिशत है वो मैंने आपको नोट कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिले हैं और एक साइड में लोकप्रिय उत्पाद है। पहला दिया गया कन्नौज में इत्र, दूसरे में बुलंदशहर में चीनी मिट्टी, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, प्रतापगढ़ में अमरूद जेली। तो कन्नौज में इत्र बनता है, इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। बुलंदशहर में बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। चित्रकूट की बात होगी तो लकड़ी के खिलौने बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ को अमरूद जेली के नहीं आंवले के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? आंवले के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़ को आंवले के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? आगरा, बिजनौर, झांसी या रायबरेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजनौर। बिजनौर जो है वो लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बात करें बिजनौर के बाद एक और याद रखिएगा जनपद, सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक है। ये सहारनपुर भी आपका और बिजनौर भी ये कागज के उत्पादन में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भी उद्योगों की बात करें तो अगर आपसे पूछ लिया जाए चर्म उद्योग कहाँ पर है, तो चर्म उद्योग के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो चर्म उद्योग के लिए आगरा को जाना जाता है, ठीक है। चर्म उद्योग हमारा आगरा हो जाएगा। बात करें पर्यटन उद्योग की, तो वही आपका आगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यटन उद्योग भी आगरा के लिए है। बात करें मेरठ की, तो मेरठ खिलौने के लिए, खेल के सामान के लिए और कैंची के लिए जाना जाता है। बात करें रायबरेली की, तो आपको मैंने बताया भी है कि रेल के पहिए का कारखाना रायबरेली के लालगंज में स्थित है और ये भारत का तीसरा कारखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? क्या अमरोहा है, बिजनौर है, बुलंदशहर है, हरदोई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरोहा। अमरोहा में ढोलक की करीब करीब 300 छोटी इकाइयाँ मौजूद हैं। अमरोहा जो है वो हर साल करीब करीब 48 करोड़ रुपए इस कारोबार से कमाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ डैश के लिए प्रसिद्ध है? मिठाइयों के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए या तालों के लिए? सभी को पता होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालों के लिए। अलीगढ़ को तालों के लिए जाना जाता है, ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ग्रेफाइट पट्टियाँ एवं स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, चुनार में या चुर्क में? ग्रेफाइट पट्टियाँ और जो स्लेट हैं वो कहाँ पर बनाई जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर में। ललितपुर में ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाई जाती हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज हैं, वो भी आपको ध्यान रखने। लाइमस्टोन है, आपका डोलोमाइट है चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर भी आपको मिल जाएगा। बात करें फॉस्फोराइट की, फॉस्फोराइट भी है। बात करें फायरोफाइलाइट की, बात करें सिलिका सैंड की, बात करें मैग्नेसाइट की, तो ये प्रमुख खनिज हैं उत्तर प्रदेश के, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलाना प्रस्तावित किया गया? सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया तक, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक या चारबाग से हजरतगंज तक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक इसको चलाने के लिए प्रथम चरण की अनुमति दी गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था?
हुसैन शाह था, इब्राहिम शाह था, महमूद शाह था या मुबारक शाह था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था। 1394 ईस्वी में इस वंश का उदय हुआ था। बात करें जौनपुर की स्थापना की, तो ये 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था, और जिसका वास्तविक नाम था जौना खां। ये आपको ध्यान रखना है, उसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। ठीक है, ये चचेरे भाई का नाम है। किसके चचेरे भाई के नाम की बात हो रही है? फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम था। ठीक है, वास्तविक नाम। उसी के नाम पर जौनपुर के शहर को बसाया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, दारा सिकों ने? यूपी कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न पूछा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। शाहजहां ने आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। उपाधि की बात करें तो ये मोती मस्जिद को पियर्स मॉस्क्यू के नाम से एक उपाधि दी गई थी। इसमें सबसे ऊपर 3 गुंबद का निर्माण किया गया था जो सफेद संगमरमर से बने हुए थे। ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं? 13 ताल, कजरी, सोहर, चैती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा लोकगीत नहीं है? तो लोकगीत कौन कौन से हैं? कजरी एक लोकगीत है उत्तर प्रदेश का, सोहर एक लोकगीत है, चैती एक लोकगीत है, लेकिन 13 ताल ये आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये आपका राजस्थान का है। ठीक है, ये कहाँ का है? ये राजस्थान का लोकगीत। राजस्थान में कामड़ जाति के द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। ठीक है, कामड़ जाति के द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है। बात करें कजरी की, तो ये कजरी जो है वो मिर्जापुर में गाया जाने वाला एक लोकगीत है जो कि हर साल बसंत ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, बसंत ऋतु में ये गाया जाता है। बात करें सोहर की, तो सोहर जो है जब घर में संतान उत्पन्न होती है तब ये सोहर गीत गाए जाते हैं। बात करें चैती की, तो ये चैत के महीने में गाया जाने वाला एक लोकगीत है जिसको प्रेम प्रकृति का पर्याय माना जाता है। ठीक है, ये होली के समय भी गाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देवा बाराबंकी, आला महोबा, कर्मा मथुरा, कजरी मिर्जापुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर्मा जो है वो मथुरा में नहीं बल्कि सोनभद्र और मिर्जापुर में है। ये सारे आपके बिल्कुल ठीक है। आला महोबा में, कजरी मिर्जापुर में और कर्मा जो है वो सोनभद्र और मिर्जापुर में। देवा की बात करें तो ये बाराबंकी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है। कानपुर में, आगरा में, मेरठ में, मथुरा में? कहाँ पर ये आयोजित किया जाता है? तो ये हर साल आगरा में आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख महोत्सव है। ताज महोत्सव को सुलह कुल महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है और ये हर साल फरवरी के माह में मनाया जाता है। ये महोत्सव फरवरी के माह में हर साल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ऊपरी दोआब में, निचली दोआब में, बुंदेलखंड में, रोहेलखंड में? तो ब्रजभाषा बोलने वाले जो घर हैं वो किस क्षेत्र में आएंगे? तो ये आएंगे निचली दोआब में। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले हैं आपके? मैनपुरी है, मथुरा है, एटा है, आगरा है। ये जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज? तो जन्मस्थली बताई गई है कि क्या अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ है? तो अभी मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, आपको पता होगा कि अमीर खुसरो का जन्म एटा में ही हुआ है। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ, बिल्कुल ठीक है। जोश का जन्म मलिहाबाद में हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है, इनका जन्म हुआ है शाहजहांपुर में। कहाँ पर हुआ है? शाहजहांपुर में। बात करें इनके जन्म की तो 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्हें काकोरी डकैती कांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है?
बुक्सा, भोटिया, खासी, गोंड। तो कौन से उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुक्सा जनजाति जो है वो तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है, जो मुख्यतः आगरा व बिजनौर में रहती है। बात करें खासी की, तो ये मेघालय में पाई जाने वाली एक अनुसूचित जाति है। बात करें भोटिया की, ये उत्तराखंड में रहती है। और बात करें गोंड की, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, बलिया जिले और देवरिया में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? झांसी में, लखनऊ में, कानपुर में या प्रयागराज में? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान की बात होगी तो आप लोग टिक करेंगे लखनऊ को। लखनऊ में कृषि अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। बात करें इसकी स्थापना की, तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे भारतीय दलहन शोध अनुसंधान पूछा जाए तो आप लोग कानपुर बताइएगा। ठीक है, दलहन पूछा जाएगा तो कानपुर। अगर आपसे सब्जी, भारतीय सब्जी शोध अनुसंधान पूछा जाए तो आप लोग वाराणसी टिक करेंगे। ठीक है, वाराणसी टिक कर देंगे। अगर आपसे गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो लखनऊ, आलू अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो मेरठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो भी मेरठ, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान पूछा जाए तो लखनऊ, और चारा अनुसंधान पूछा जाए, भारतीय चारा अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये अनुसंधान से एक प्रश्न जरूर बनता है, तो अनुसंधानों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर किस जिले का मुख्यालय है? ग्रेटर नोएडा का है, गाजियाबाद का है, रमाबाई नगर का है या नोएडा का है? तो क्या है आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा का। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी नोएडा को ही बोला जाता है, ग्रेटर नोएडा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली, करुण, मोर या गेंडा? तो जो पुलिस का चिन्ह बना है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चिन्ह बना है, उसमें किस जानवर की छवि है? तो वो मछली की है। किसकी छवि है? मछली की है। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें शीर्ष पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2010 में, 12 में, 8 में या 2006 में? यूपीएसआई में ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 में। राजस्व कोड की बात होगी तो कब स्थापित किया गया? 2006 में किया गया था। बात करें इसके विभाजन की, तो इसमें कुल 16 अध्याय हैं। ठीक है, जिसमें 234 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां बनाई गई हैं। 16 अध्याय, 234 धाराएं और 4 अनुसूचियां इसमें बनाई गई हैं। ये इसके विभाजन की बात मैंने की। तो राजस्व कोड 2006 में लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर हुमायूं सिंह फिरोज मोदी, श्री कन्हैयालाल कानेकलाल मुंशी, श्री वराहगिरी वेंकटगिरी या डॉक्टर बी रामकृष्ण राव? यूपीएसआई के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि जब संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा तब उस टाइम पर राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सर हुमायूं जी फिरोज मोदी। ठीक है, ये 1949 से 1952 तक हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं कि 1836 ईस्वी से इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर बात करते हैं 1877 ईस्वी की। जब 1877 ईस्वी आई तब इसको उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत के नाम से जाना। 1902 ईस्वी की बात की जाएगी तो तब इसका नाम फिर से बदला गया, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया, और फिर इसका नाम 1937 में बदल करके संयुक्त प्रांत किया गया, जिसको बाद में 24 जनवरी 1950 को बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1950 ईस्वी में इसका नाम फिर से बदला गया 24 जनवरी को, और इस दिन इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हर साल मनाया जाता है, और ये कब से शुरू हुआ है? 2018 ईस्वी से ये
कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है और उस टाइम पे तत्कालीन राज्यपाल जो थे राम नाईक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन है? के.एम. मुंशी है, सरोजनी नायडू है, सुचेता कृपलानी है, बी.बी. गिरी है। बात करें राज्यपाल की, प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के तो सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सुचेता कृपलानी जी की बात हो रही है तो इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी। बात करें बी.बी. गिरी की तो ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। और के.एम. मुंशी की बात करें तो ये आपके महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1985 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1995 में या फिर 1997 में। किस वर्ष मिड डे मील की स्थापना की गई? तो मिड डे मील सबसे पहले स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश में 1995 ईस्वी में। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य था बच्चों को भूख से बचाना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस होना और ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्कूल में नामांकन करना। बात करें सबसे पहले मिड डे मील कहाँ, किस राज्य में स्टार्ट हुआ? तो ये पहली बार तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था मिड डे मील को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई आमला में, बरेली में, गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में। तो गैसो हॉल पायलट परियोजना पूछी जाए आमला से। आमला क्या है? तो आमला बरेली का तहसील है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो 2001 में इसकी स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो सबसे ज़्यादा आपको बताना है कहाँ की पॉपुलेशन है, किस जिले की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, उसके बाद दूसरा जिला, उससे कम पॉपुलेशन और सबसे कम पॉपुलेशन वाला सबसे नीचे रखना है। आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो वो कानपुर की, तो इसको हम फर्स्ट पर रखेंगे। बात करें इसके बाद कौन सा आएगा तो ये लखनऊ आएगा। ठीक है, लखनऊ इसके बाद आएगा। इसके बाद की बात करें तो गाजियाबाद आएगा तीसरे नंबर पर, गाजियाबाद होगा थर्ड पर, और आगरा की बात होगी तो वो फोर्थ पर होगा। तो इसमें देख सकते हो सेकंड वाले पहले पे आएगा, तो सेकंड वाला इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। बात करें इसके बाद तो इसके बाद चौथा आ रहा है डी, तो इसमें चौथा इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब बी वाला भी गलत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। तो कानपुर की पॉपुलेशन की बात करें तो 29,20,067 जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार। लखनऊ की बात करें तो 29,01,474 है। गाजियाबाद की बात करें तो 23,58,525 है। आगरा की बात की जाए तो 17,46,467 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, औरैया, गाजियाबाद, इटावा या प्रयागराज। साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसकी साक्षरता है? तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरैया। औरैया की जो साक्षरता दर है वो 78.95% की है। ठीक है, ये औरैया की साक्षरता दर है। बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में किसकी है? तो गौतम बुद्ध नगर की है। ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर नहीं था, इस वजह से हमारा राइट आंसर औरैया हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की बात होगी तो 80.12% साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर की। दूसरे नंबर पर कानपुर नगर आता है जिसकी साक्षरता दर है 79.7% की। बात करें इटावा की तो इसके बाद आता है इटावा 78.5
0.41% की है। और इसके बाद आता है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद की कितनी है 78.01% की है। और प्रयागराज रह गया था, तो प्रयागराज की है 72.3% की साक्षरता दर। ठीक है, आई होप ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे साक्षरता दर के हिसाब से। और यह ऑप्शन के हिसाब से सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अगर साक्षरता दर पूछी जाए तो वो किसकी है, गौतम बुद्ध नगर की है, जिसको हम नोएडा के नाम से जानते हैं। तो आज के ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।